Hello everyone, welcome to English with Evelyn. Today we'll discuss the poem To a Skylark by P.B. Shelley. It's an ode. And what is an ode? An ode is not a short poem like a lyric or a sonnet, and it is not a very long poem like an epic. It's of moderate length. जो जिस पोम की आज हम बात करने वाले हैं वो 21 स्टैंडर्स की है और 5 लाइन्स ईच। तो टोटल ओड टू अ स्काईलार्क में 105 लाइन्स हैं। और आज क्योंकि ये पोम थोड़ी लंबी है, इसमें 21 स्टैंडर्स हैं, तो हम इसके 7 स्टैंडर्स करके हम इसको पढ़ेंगे। और फोर्थ जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसके फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में और स्टाइल के बारे में बताऊंगी। तो ओड का एलिवेटेड स्टाइल होता है, मतलब नॉर्मल रोज़मर्रा की बातचीत की तरह नहीं होती है, बहुत लॉफ्टी हाई एलिवेटेड स्टाइल होता है, सीरियस होती है। इसमें एक फ़िलॉसफी जो है वो अपनी फ़िलॉसफी शेयर करते हैं पोएट। और जो स्टैंजा पैटर्न है वो भी बहुत एलैबोरेट होता है। और इसमें जो राइम स्कीम है ABA BB, ये राइम स्कीम है, एंड इट इज़ यूजुअली इन प्रेज ऑफ समथिंग और समवन, जैसे एन ओड टू अ ग्रीशियन अर्न है, मतलब वो एक चीज़ है और उस अर्न के ऊपर, उस वेसल के ऊपर पोएट ने उसकी तारीफ में लिखा है, और उसमें भी बहुत डीप फिलॉसफी होती है। अब जो ओड्स होते हैं उसमें उसको लिखने का यूज़ क्या होता है या उसको क्यों लिखते हैं पोएट, तो उसके अंदर वो फिलोसोफाइज करते हैं, अपनी फ़िलॉसफी को लोगों के पास ले जाते हैं। और उसके अंदर बर्ड्स, सीजन्स, लैंडस्केप, मतलब जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें होते हैं, स्पेशली रोमांटिक ओड्स की बात हो रही है, ये रोमांटिक ओड्स हैं। और इसलिए इसमें नेचर के बारे में बात होती है। ये एक स्काईलार्क की पिक्चर मिली थी मुझे। सो अबाउट द पोम, पोम में स्काईलार्क को पोएट उड़ते हुए देखते हैं, और मैरी शेली अपने एक जर्नल में बताती हैं कि वो एक जगह गए थे, लॉन्ग हॉर्न नाम की जगह। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सीन देखा था, और वहाँ पर पीबी शैली ने इस बर्ड को उड़ते हुए देखा था, और वो उससे इंस्पायर होकर के उन्होंने ये ओड लिखा था। ठीक है। 2 मेन लाइंस ऑफ थॉट जो इसमें है वो ये है। एक तो बर्ड को सिंबलाइज, बर्ड किस किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, ठीक है, और किस किस चीज़ से कंपेयर किया गया है। आप देखेंगे बहुत सारे सिमिलीज, मेटाफर्स हैं पोएम में जिसमें जिसमें पोएट ने बर्ड को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर किया है। और सेकंड चीज़ जिसको उन्होंने समझने की कोशिश करी है और उसको इन्वेस्टिगेट किया है, वो ये है कि स्काइला के गाने में उसकी जो बोली है उसमें इतनी मिठास और इतनी इतनी खुशी क्यों है, what is the reason, and he has philosophized even that. This is the first stanza of the poem. Hail to thee, hail to thee, blessed spirit, bird thou never wert. तो ये बोलते हैं, इसको स्पिरिट बोलते हैं, स्प्राइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि तुम एक एक आत्मा की तरह हो, है ना। यू नॉट लाइक, यू नेवर वर अ बर्ड, मतलब उन्होंने एक नॉर्मल बर्ड के पोजीशन से उसको कहीं ज़्यादा एलिवेट कर दिया है। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोरिस दाई फुल हार्ट। तो ये स्पिरिट कहाँ से आई है? या तो ये हेवन से है या हेवन के आसपास की कोई जगह से है, ये अर्थली चीज़ नहीं है। पोरिस दाई फुल हार्ट, जैसे आप एक अच्छे सिंगर के लिए बोलते हैं ना कि उन्होंने अपना पूरा दिल या अपने सारे इमोशंस उस गाने में डाल दिए थे, पोर कर दिए थे, उसी तरह से ये बोलते हैं कि स्काईलार्क ने भी अपना पूरा दिल इतने प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब फ्री फ्लोइंग, इंटेंस, स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स क्या होती है? जैसे राग होती है ना,
ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट है, ये नेचुरल है, मेडिटेट करा हुआ, सोचा हुआ, प्लान किया हुआ नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, आई हेल टू यू, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, आई सल्यूट यू लाइट स्पिरिट। और उसको बोल रहे हैं कि तुम एक स्पिरिट हो, जो कि तुम बर्ड कभी नहीं थी। तो हमको रीडर को शुरू में ही बता दिया है पीबी शैली ने कि वो उस बर्ड को किस एक्सटेंट तक एलिवेट करने के लिए तैयार है। रीडर ये सोच करके पोएम को पढ़ना न शुरू करे कि ये एक बर्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये बर्ड है जो कोई हेवन या उसके आसपास की कोई जगह से ही ये वहाँ से अपने पूरे स्ट्रेन्स, अपने पूरे म्यूज़िक को, गहरी म्यूज़िक को, ये फ्री फ्लोइंग म्यूज़िक को पोर कर रही है इन एन अनमेडिटेटेड आर्ट, अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, अनप्लैंड, अनप्रैक्टिस्ड, नेचुरल आर्ट। और ये आगे बोलते हैं, हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल दाउ सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट। बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स है। ये बोल रहे हैं कि तुम अर्थ से ऊपर उठ के चली जा रही हो, ऊपर जा रही हो आसमान की तरफ, है ना। फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ मतलब ये अर्थ से ऊपर की तरफ, मतलब ये एलिवेशन बता रहा है। ये जो बर्ड का एक्शन है, ये सिर्फ एक बर्ड का एक्शन नहीं, ये बता रहा है कि बर्ड इज राइजिंग, यू नो, इट इज़ नॉट समवेयर क्लोज टू द अर्थ, ये अर्थ से दूर ऊपर जा रही है ना। और किस तरह का है, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, सिमिली का यूज हुआ है ना। द ब्लू डीप द विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल द सोर एंड द ब्लू डीप द विंगेस्ट, ब्लू डीप क्या है, स्काई। हाँ, तो आप उस डीप ब्लू स्काई में, विंगेस्ट मतलब आप उड़ रही हो, शी इज फ्लाइंग। और दो एक्शंस कर रही है स्काईलार्क, सिंगिंग स्टिल डॉस सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट। गाते गाते सोर कर रही है, ऊपर उड़ रही है, और उड़ते उड़ते गा रही है। सो इन दिस स्टैंजा ही हैज compared it to a cloud which is lighted by the glowing light of the setting sun। क्लाउड ऑफ फायर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो जो जैसे एक सन की रेज से क्लाउड्स ऐसे बॉल ऑफ फायर या क्लाउड ऑफ फायर लगने लग जाता है, वैसे ही ये भी उठ रही है। जितना ब्यूटीफुल और सेलेस्टियल वो दिखता है क्लाउड, वैसी ही ब्यूटीफुल और हेवनली ये बर्ड दिख रही है। यहाँ पे भी फिगर्स ऑफ स्पीच है, हायर एंड हायर, ओके, देर इज रेपिटेशन फॉर एम्फोसिस। फिर ह और ह साउंड रिपीट हुआ है, तो ये मेटाफॉर है ना। मैं इन दी एंड में फिर से एक बार बताऊंगी, लेकिन जो मुझे समझ में एकदम ध्यान आ रही है, जो इजीली आप अभी समझ सकते हैं, वो फिगर्स ऑफ स्पीच में अभी अभी भी बता देती हूँ। फिर ये उसी सीन को, क्योंकि मेरी शैली भी अपने जो जर्नल है उसमें यही बताती हैं कि सेटिंग सन के, व्हेन द सन वाज सेटिंग, दैट इज़ द टाइम दे हर्ड द कैरलिंग बोलती हैं उसको, उसके उसके गाने को बोलती हैं कि वी हर्ड द स्काई लार्क कैरलिंग। कैरलिंग मतलब इट वाज सिंगिंग ब्यूटिफुली एंड व्हेन द सन वाज सेटिंग। So that is why the image of the setting sun has beautifully been captured by Shelley here। अच्छा, बाय द वे एक फिगर ऑफ स्पीच तो इमेजरी है ही, क्योंकि वो हमारे लिए एक पिक्चर जैसे पेंट कर रहे हैं ना, तो ये विजुअल इमेजरी है। अब ये बोलते हैं, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द sunken sun over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो गोल्डन लाइटनिंग है ऑफ द sunken sun, द सन इज सेटिंग, sunken मतलब सेटिंग सन, उस लाइट में जिसमें कि क्लाउड्स बड़े ब्राइट हो जाते हैं, है ना, उसमें तुम फ्लोट और रन कर रही हो। किसकी तरह?
लाइक एन अनबॉडीड जॉय. अनबॉडीड मतलब लिमिटेड नहीं है वो जॉय, अनलिमिटेड जॉय है. हुज रेस इज जस्ट बिगन. ये बड़ा ब्यूटीफुल इमेजरी है और कंपैरिजन है जिसमें जॉय को, हैप्पीनेस को ऐसे बताया है जो अभी शुरू ही हुई है. ठीक है, कोई भी प्लेजेंट चीज़ when it begins, okay, it is the best at that time, you know. um, like you get something which you like. Okay, you have been desiring for that thing for a long time and you get that thing. So the initial experience is the best, because after that that happiness wears off. उस खुशी की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है. लेकिन जो अनबॉडीड जॉय है, अनबाउंडेड जॉय है, जो भी शुरू हुई है जिसकी खुशी, अभी तक अच्छे से आपने उसकी खुशी को एब्जॉर्ब नहीं करा है, तो कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है उस वक्त. उस हैप्पीनेस से ये इस बर्ड को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारे लिए एक फर्स्टली तो एक इमेज पेंट कर रहे हैं कि कैसा नज़ारा था. Golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening. This is clear. This is the image. Is golden lightning में you're floating and running. Floating and running means that it's constantly moving. These are just words to, ये काइनेस्थेटिक इमेजरी होती है. काइनेस्थेटिक इमेजरी होती है जिसके अंदर हम मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, है ना. तो ये काइनेस्थेटिक इमेज बता रही है कि मूवमेंट कैसा था. मूवमेंट कैसा था? फ्लोटिंग एंड रनिंग. किसकी तरह कंपैरिजन हो रहा है अब यहाँ पे? तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, सिमिली है. लाइक एन अनबॉडीड जॉय, बाउंडलेस जॉय. सो ही कैप्चर्स द इवनिंग टाइम and he talks about and he compares the bird to unbounded joy. Now, the pale purple even melts around thy flight. Like a star of heaven in the broad daylight, thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. Now, Mary Shelley had also mentioned this in her journal, that they could not hear, that they could not see, but they could hear the skylark singing. ठीक है, तो वही ये अपने पोम में भी बोल रहे हैं शैली. ठीक है, कि हम तुमको सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं. और ये बोल रहे हैं द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट. तुम्हारी जो उड़ान है उसमें जो पेल पर्पल, जो इवनिंग में सनसेट के बाद में जो ट्वाइलाइट पे जो स्काई का कलर होता है, पेल पर्पल, ये फिगर ऑफ स्पीच भी है. मतलब फिगर ऑफ स्पीच में ये इमेजरी भी है, क्योंकि ही इज़ टॉकिंग अबाउट कलर्स. ही इज़ डिस्क्राइबिंग द कलर ऑफ द स्काई. ही एंड बिकॉज इट सेज पेल पर्पल, तो पेल पर्पल क्या है? अलिटरेशन है ना, रेपिटेशन ऑफ द प साउंड. सो द स्काई मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, मतलब स्काई और बर्ड जो स्काई में उड़ रही है वो ब्लेंड हो गए हैं, है ना. लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द, एंड ही इज नाउ कंपेयरिंग द बर्ड टू द स्टार, because now it's the dawn, it's the twilight, it's time for the stars to come. Maybe he must have seen a star or two in the night sky. So he says you're like a star of heaven. And he says in the broad daylight thou art unseen. क्योंकि जैसे एक स्टार है वो दोपहर में, दिन में आपको दिखता नहीं है ना, but you know that the star is there. Okay, so he says likewise, like a star of heaven in the broad daylight you are unseen, but yet I hear thy shrill delight. मैं फिर भी तुम्हारी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ. अब ये क्या बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे हैं आई हियर दाई सॉन्ग. ये क्या बोल रहे हैं? आई हियर दाई श्रिल डिलाइट. कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुली he is calling the song
डिलाइट मतलब मेटाफर है, कंपैरिजन है। जैसी डिलाइट होती है वैसा सॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेटाफोरिकली कंपेयर कर रहे हैं सॉन्ग को हैप्पीनेस से। श्रिल, श्रिल मतलब sharp. Okay, it's not something which is watered down, diluted. Nahi, shrill delight, unmistakably evident. So he says, nighttime approaches and the bird is invisible. He cannot see it, and he compares the bird to the star in the daylight. अब आगे, keen as are the arrows of that silver sphere, whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it is there. Which silver sphere is he talking about here? So we can understand, sky में silver sphere तो एक ही है ना? कौन सा है? मून है। तो ये मून के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि उस सिल्वर स्फीयर के एरोज, एरोज मतलब जो उसकी रेज हैं, कितनी शार्प होती है, कीन है ना, इट्स क्वाइट शार्प। हुज इंटेंस लैम्प, लेकिन इसकी जो लैम्प है ये नैरो हो जाती है। जो मून है, मून की जो लाइट है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? इन द वाइट डॉन क्लियर, जब सुबह के टाइम सूरज उगने लग जाता है तो मून की जो लैम्प की इंटेंसिटी है ना, वो कम हो जाती है। अनटिल वी हार्डली सी, और हमको दिखती नहीं है ना। हमको सुबह सुबह तो चांद नज़र आएगा, लेकिन अक्सर दोपहर के समय आप ढूंढने की कोशिश करेंगे चांद कहीं तो नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन हमें पता तो होता है कि चांद है तो वहीं। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि उनको स्काईलार्क नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्काईलार्क वहाँ नहीं है, क्योंकि वो उसको सुन पा रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि चांद की तरह स्काईलार्क भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो है वहीं पर। All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud. The moon rains out her beams and heaven is overflowed. Again, he continues the visual imagery, and he is comparing the bird's song, to the moon and the beautiful moonlight. तो क्या बोल रहे हैं कि जो अर्थ और एयर वो तुम्हारे सॉन्ग से गूंज रही है ना। एज when the night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed. जब नाइट होती है ना, and there is nothing else in the sky, है ना। when the night is bare, bare मतलब it is not dotted with a lot of stars, तो एक लोनली क्लाउड, उस क्लाउड के थ्रू ही मून अपनी रेज को, है ना, अपनी रेज को निकाल देता है। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, हेवन इज ओवरफ्लोड। एक चांद के रोशनी से ही हेवन जो स्काई है वो कैसा हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, मून की रोशनी से ही चमक जाता है ना। तो उसी तरह से कहते हैं कि तुम्हारी अकेली की आवाज़ से अर्थ और एयर दोनों गूंज रही है। As when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out मतलब बारिश की तरह मून की जो बीम्स हैं, रेज हैं, वो आसमान को भर देती हैं। What thou art we know not, what is most like thee? From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. तो ये बोल रहे हैं कि तुम क्या हो? He is wondering. It's a question. What are you? We do not know what you actually are.
और किस चीज़ को मैं तुमसे कंपेयर करूं, क्योंकि कितनी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं वो स्काईलार्क को। व्हाट इज़ मोस्ट लाइक दी, तुम सबसे ज़्यादा तुम्हारी तरह क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं किस चीज़ से कंपेयर करूं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं कि तुम हो क्या। इसका मतलब ये है कि जो स्काईलार्क है उसका जो सॉन्ग है उसमें इतनी डेप्थ है। स्काईलार्क एक बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डनरी एक ऐसा क्रीचर है जिसके लिए ये बोल रहे हैं कि हम जानते ही नहीं हैं कि तुम क्या हो और किस चीज़ से तुम्हें कंपेयर किया जाए। बिकॉज फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे इस वाले स्टैंजा में आपने देखा फ्लो नॉट के बाद में कॉमन नहीं है, तो ये है एंजैममेंट। एंजैममेंट की जब भी एंजैममेंट होता है मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप वहाँ पे ना रुकिए ही मत जहाँ पे पंक्चुएशन नहीं है, और आप उसको एक फुल कंटिन्यूस लाइन की तरह पढ़िए, एक लाइन की तरह, तो उसका मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी। रेनबो क्लाउड्स, क्लाउड्स जो बारिश के जो बादल होते हैं, वहाँ से भी इतनी ब्राइट ड्रॉप्स नहीं गिरती हैं जितनी तुम्हारी प्रेजेंस से मेलोडी की ड्रॉप्स गिरती हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने इस स्टैंजा में? इन्होंने ये बोला, हु आर यू, वॉट यू आर, आई डू नॉट। दाओ का मतलब है यू, आर्ट मतलब आर, वी नो नॉट, वी डू नॉट नो वॉट यू आर, एंड वॉट इज मोस्ट लाइक यू, वी डू नॉट नो। लेकिन वॉट वी नो इज कि रेनबो क्लाउड्स, बारिश के बादलों से भी उतनी ब्राइट ड्रॉप्स नहीं निकलती हैं जितनी कि तुम्हारी प्रेजेंस से मेलोडी की बारिश होती है। तो आज के लिए हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद वाले स्टैंजा से, 8th स्टैंजा से हम कल करेंगे। ओके, आई होप दिस इज़ बीन हेल्पफुल टू यू, एंड I will keep repeating. Please like, share, subscribe my channel. Your support is very important for me. Thank you so much.